हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड रेमबो पार्ट 2 यानी 12th इंग्लिश का पोएम बताने जा रहा हूं और ये पोएम नंबर 2 है। और इससे पहले मैं स्वीटेस्ट लव ऑडियो नोट को मैं लाइन बाय लाइन बता चुका हूं और अपलोड भी कर चुका हूं, वो आप वीडियो देख लेंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि बिहार बोर्ड जो इंग्लिश है रेमबो पार्ट 2 उनमें कितना चैप्टर्स हैं। तो टोटल 21 चैप्टर्स है यानी 21 चैप्टर्स है। 21 चैप्टर में से 10 चैप्टर्स क्या आपका पोएम है, यानी जिसको हम बोलते हैं पोएट्री बोलते हैं। यानी पोएट्री का मतलब है कविता है, यानी कविताएं कितने हैं 10 है। और आपका 11 क्या है, जिसको बोलते हैं 11 आपका क्या प्रोस है, यानी जिसको बोलते हैं स्टोरी बोलते हैं। हम इसको क्या बोल सकते हैं, उनमें ऐसे भी है, उसमें निबंध भी है, यानी जिसको बोल सकते हैं उनमें क्या है स्पीच भी है। तो चलिए लेट ना करते हैं, हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो पोएम है वो पोएम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग का मतलब ही होता है गाना, और माई सेल्फ का मतलब होता है खुद ब खुद, स्वयं को, यानी खुद की गाना, यानी खुद की गीत, जिसकी बात करते हैं कौन, यानी वॉल्ट विथ मैन। यानी वॉल्ट विथ मैन ने लिखा। अगर कोई आपको पूछे कि अच्छा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और मैचिंग में दिया जाता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा, हु रोड द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हु रोड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो आपको ये देना पड़ेगा कि ऑल्ट विथमैन ने लिखा, यानी इसका ये क्या है, लेखक है, यानी राइटर है। इस बात को यहां तक समझ गए होंगे। दूसरी बात करेंगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को जो लिखा वॉल्ट विथमैन ने, इसका जन्म कब हुआ, 31 मई यानी 1819 को, यानी 31 मई 1819 ईस्वी को इसका जन्म हुआ। और इसका मृत्यु कब हुआ, यानी 26 मार्च यानी 26 मार्च 1892 को इसका देहांत हो गया, यानी इसका मृत्यु हो गया। इस बात को यहां तक इनके बारे में जान गए। तो इनके बारे में हम बात करते हैं आगे। क्या आगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉज रिटन बाय वर्ल्ड विटमैन। कब, यानी ये जो लिखा इसका जन्म कब हुआ, 1819 ईस्वी को, और इसका मृत्यु कब हुआ, 1892 को, यानी 1892 ईस्वी को। द पीपल्स पोएट यानी लोगों का कवि, जिसको कविता बोला जाता है, इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ही बिगैन वर्क वर्किंग एज ए कारपेंटर, इसके रूप में, कारपेंटर के रूप में, बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी ये 12 साल, जिसको बोलते हैं 12 का मतलब 12, यानी 1819 से लेकर इसका 1892 की जो जन्म और मृत्यु का काम खत्म हो गया। और इसने क्या, वॉल्ट विथमैन ने लोगों को क्या किया, लोगों का कवि कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है ये जो वॉल्ट विथमैन है, इसको क्या बोला जाता है, लोगों का कवि कहा जाता है, या व्यक्तिगत साहित्य, यानी जिसको बोलते हैं लिटरेरी, जिसको बोलते हैं साहित्य, यानी साहित्य मतलब लिटरेचर, जिसको बोलते हैं लिटरेचर से लिटरेरी बना, साहित्य लेखन में शायद अमेरिका के साहित्यकारों में सबसे महान थे। यानी ये कहाँ का है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा ये जो वॉल्ट विटमैन था ये कहाँ का था, तो अमेरिका का था, ये अमेरिका का निवासी था। तो आपको पूछा जाएगा कि वह डज ही बिलोंग टू, तो ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। दूसरी बात कहेंगे, अमेरिका के जो साहित्यकार है, लिटरेचर लेखक जो है, उन सब में से ये क्या थे, महान थे, यानी क्या थे, ग्रेट थे, या अपने 12वीं साल से पहले बढ़ाई का काम किए। बढ़ाई का मतलब लकड़ी, जिसको बोलते कारपेंटर का काम क्या करते थे, 12वीं साल यानी 12 वर्ष से पहले ये लकड़ी की दुकान में काम किया करते थे। ही ऑल्सो वर्क एज ए प्रिंटर, वो किसके रूप में काम किया, एक प्रिंटर के रूप में काम किया। और किसके रूप में काम किया, टीचर के रूप में काम किया। और क्या काम किया, एक एडिटर के रूप में काम किया। वॉज ए वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, वह एक प्रकाशक, शिक्षक और संपादक के रूप में भी काम किया है। और गृह युद्ध में वॉलंटियर, यानी जो बिना लाभ के कोई काम करता है उसको हम वॉलंटियर बोलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देखभाल करने के काम करते हैं, उसका भी काम इसने किया। संपादक के रूप में काम किया, लेखक के रूप में काम किया, एडिटर के रूप में काम किया, यानी टीचर के रूप में काम किया। यानी ये
मान सकते हैं कि ये क्या था, प्रिंटर भी था, टीचर भी था, एडिटर भी था और एक वॉलंटियर का भी काम किया। कब? ये सिविल वॉर में, जिसको बोल सकते हैं हम लोग गृह युद्ध के समय में, और काम किया। अब बात करते हैं हम लोग आगे की, किसने और क्या क्या किया। विटमैन्स पोएट्री, यानी विटमैन जो है उनकी कविताएं जो है, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, यानी जो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, आपको पूछा जा सकता है बोर्ड में कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉज टेकन फ्रॉम, तो किससे लिया गया? लीव्स ऑफ ग्रास से है। उनकी जो कविताएं, उन कविताओं के बीच में से एक हिस्सा है, उनमें से लिया गया है। इज नॉन फॉर इट्स फ्री रिदम्स, रिदम्स का मतलब जिसको बोलते हैं तल, ताल जिसको बोलते हैं, लय जिसको बोलते हैं, सुर, यानी विदाउट फ्री, फ्री ऑफ कोर्स इसमें इसको कोई ताल ना सुर था इसकी पोएम में, इनकी कविता में। एंड लैक ऑफ राइम, यानी जो सुर होती है, जैसे लिटिल बिट लिटिल स्टार जिसको बोलते हैं, एक कहानी का जो बोलने का टोन होता है, एक तरीका जो होता है, इसके पोएम में नहीं था। Whitman first published it at his own expense in 1855 में ये पब्लिश किया था। क्या? यानी इसने ये कहा वो कविताओं के संग्रह का नाम लिव्स ऑफ ग्रास है, जो अपने मुक्त लय, लय का मतलब ताल, धुन जिसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, टोन जिसको बोल सकते हैं, और तुगलकबंदी का अभाव के रूप में जाना जाता है। इनकी जितनी भी पोएम है, इनको यानी इनमें ताल ना कोई सुर था, इसमें ना कोई मेल था, ऐसी ये लिखा, अपने लफ्जों में लिखा। इनकी कविताएं लय में नहीं होती थी, मतलब ताल में, सुर में नहीं होती थी, रिदम नहीं होती थी, राइम राइम नहीं होती थी। वॉल्ट विटमैन अपनी पहली पुस्तक स्वयं के खर्च पर 1800 यानी 1855 में प्रकाशित किया। यानी ये जो वर्ल्ड विटमैन है, इसने पहली जो उसने कविता जो लिखा था, वो अपने पैसे से ही प्रकाशित किया, पब्लिश किया था। अब बात करते हैं हम लोग आगे और भी इनके बारे में। However, the free from of the poems and joyful dedication to the importance of individual, यानी ये आपको अंडरलाइन करना है, इंपोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं। यानी वो कहा कि यद्यपि कविताओं का मुक्त रूप और आनंदपूर्ण समर्पण, डेडिकेशन को हम बोलते हैं समर्पण, व्यक्तिगत महत्व के लिए, व्यक्तिगत महत्व के लिए, यानी इंपोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब अलग, के लिए पहली बार में स्वीकार नहीं किया गया। यानी इनकी जो पोयम है जिसमें सुर नहीं था, ताल नहीं था, टोन नहीं था, रिदम नहीं था, लय नहीं था, उनके चलते इन शुरुआती में जो वर्ल्ट विटमैन का जो पोयम है, इनको लोगों के दरमियान, लोगों के बीच में इनको स्वीकार नहीं किया गया, लोग इनको पसंद नहीं किया। इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब वास्तव में, हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट Whitman his job, as it was taken to be off since in 1881. After many editors, Leaves of Grass finally found a publisher willing to print it uncensored. यानी बिना काट छाट किए आखिरकार इनको जगह मिली गया, पोजीशन मिली गया। यानी क्या था, वास्तव में कविताओं के संग्रह की कीमत के रूप में अपनी नौकरी को गंवानी पड़ी, क्योंकि इसका सारी चीज खर्चा पानी कर दिया था और चल नहीं रहा था। इनकी पोएम लोगों के बीच में फेमस नहीं हुआ था। इनके संग्रह को अच्छा, यानी जिसको बोलते गंदा समझा जाता था, यानी बहुत ही तरह गंदे समझते थे लोग, इनको अच्छा नहीं समझते थे इनकी पोएम को। लेकिन 1881 ईस्वी में बहुत सारे संस्करणों के बाद, यानी बहुत सारे पब्लिश किया इसने, उनके बाद जो लीव्स ऑफ ग्रास था, जो इसका पोएम का जो एक सेट था, तो ये क्या हुआ, लीव्स ऑफ ग्रास को एक प्रकाशक के बिना बदलाव किए छापने को तैयार हो गया था। यानी लीव्स ऑफ ग्रास को, यानी बिना खर्चा किए वो कहा कि मैं इसको छाप दूंगा और आप इसको छाप जाओ, और उसी के अंदर से ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिया गया है। अब आगे बात करते हैं। Translations of his collection were enthusiastically received in Europe, but Whitman remained relatively unappreciated in America. यानी खास करके अपने ही देश में, अमेरिका में इनको सराहना नहीं गया। यानी इस संग्रह का अनुवाद यूरोप में उत्साहपूर्ण स्वीकार किया गया, लेकिन विटमैन अमेरिका में
असराहनीय रहे। असराहनीय माने जिसका मतलब कोई उसको मतलब उसको क्या कहना हम कह सकते हैं कि जिनका तारीफ नहीं किया गया, यानी उसका मतलब ये अच्छा नहीं है, उतना ये नहीं है अपने ही देश में यानी अमेरिका में। लेकिन क्या हुआ है ना, आगे चलकर अब देखते हैं, इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। यानी वो कहते हैं कि उनके मृत्यु के बाद ही अमेरिका में स्वीकार मिली, यानी वॉल्ट व्हिटमैन का जो मृत्यु होने के बाद ही अमेरिका में इनकी पोएम को और इनको इज्जत मिली, यानी स्वीकार किया गया इसको, वॉल्ट व्हिटमैन को, अमेरिकी व्यक्तिवाद की असली नवीनता, नवीनता का मतलब नया, न्यू, परिवर्तनात्मक की वजह से उन्हें पसंद किया गया। इस बात को भी आप समझ लीजिए कि ये जब जिंदा थे इनकी पोएम को और इनको ज्यादातर लोग फॉलो नहीं किया, लेकिन इनके मरने के बाद अमेरिका के जो अपनी ही देश में तब इनको स्वीकृति मिली, यानी इनको लोग स्वीकार किए, एक्सेप्ट किए। अब बात करते हैं आगे, हम पोएम की भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर पोएम अब शुरू होती है। पोएम का लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों को समझाते जा रहा हूं कि ये जो वॉल्ट व्हिटमैन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या कहा है, उनके बारे में हम लोगों को जानना है। तो अब कहानी को पढ़ते हैं, लेकिन इस पोएम को आपको याद रखना होगा कि पोएम के लाइन को उठाकर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया जाता है और आपको पूछ दिया जाता है हु रोड दिस लाइन, और नीचे दिया हुआ रहेगा राइटर्स के नाम। तो अक्सर देखते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ and sing myself and what I assume you shall assume for every atom belonging to me as good belong to you। ये लाइन अक्सर आपके एग्जाम में उठाकर दे दिया जाता है, इसकी एक्सप्लेनेशन पूछ लेते हैं, इनको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, इसीलिए इस लाइन को आप याद रखेंगे। तो इस लाइन में ये क्या कहते हैं वॉल्ट व्हिटमैन, मैं स्वयं उत्सव मनाता हूं, यानी उत्सव कहने का मतलब खुद से खुद आनंदित करके, यानी सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना, क्या करते हैं उत्सव मनाता हूं स्वयं यानी खुद को, और स्वयं गाता हूं और खुद को अपने आप को गाता हूं, सिंग माई सेल्फ यानी स्वयं गाता हूं। कौन कहता है ये आपका वॉल्ट व्हिटमैन कहता है। और मैं जो मानता हूं, एज्यूम का मतलब होता है मानना, एज्यूम का मतलब होता है मानना, कि आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, यानी मैं जो मानता हूं तुम भी मानते होंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं क्योंकि मेरे शरीर के अंदर, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर प्रत्येक कण, एटम का मतलब होता है कण, बिलोंगिंग टू मी, जिस तरह शरीर के अंदर प्रत्येक कण जो मेरे अंदर है वह भी तुम्हारे अंदर है, यानी तुम्हारे अंदर भी वही एटम है, वही खून है, वही ब्लड है। यानी उनका कहना है कि मैं उत्सव मनाता हूं, मैं गाता हूं, खुद गाता हूं, मैं खुद आनंद लेता हूं, और मैं जो मानता हूं, मैं जो एक्सेप्ट करता हूं, मैं जिसको जानता हूं, मैं जो मानता हूं तुम भी मानते होंगे, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर प्रत्येक कण जैसा है आपके भी वही है, जो मेरे अंदर है वह तुम्हारे अंदर भी है, इसीलिए मैं स्वयं को गाता हूं और तुम भी गाओ। इस प्रकार की वो आगे बात करते, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोलते हैं हमारे वॉल्ट व्हिटमैन। आई लव एंड इनवाइट, क्या बोलते हैं, आई लव एंड इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लव एट माई एज, ऑब्जर्विंग a spear of summer cross my tongue, every atom of my blood form from this soil, this air, born here of parents, born here from parents the same and their parents the same, I now 37 year, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, वो कितने साल के होते हैं, आई एम 30 नाउ 37 ईयर्स यानी 37 साल इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। और कह रहा है क्या, मैं विचरण करता हूं, यानी मैं अपने आप को इधर उधर घूमता हूं और फिरता हूं, और कहता है और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं, यानी अपनी आत्मा को क्या करता है, खुद ब खुद क्या करता है, अपनी सोल जिसको बोलता है माई सोल, आई इनवाइट माई सोल, यानी मैं अपनी आत्मा को क्या करता हूं, आमंत्रित करता हूं, मैं आराम करता हूं, यानी क्या बोलते हैं आई टेक रेस्ट, यानी कहने का मतलब
वो कह रहा है कि आराम भी कर दो, अपने हिसाब से घूमता हूँ फिरता हूँ, गर्मी के घासों के कटीलेपन, नोक जिसको घास के जो नोकीलेपन होते हैं, का उसका क्या बोल रहा है कि उनके उदाहरण को देते हुए गर्मी के घासों के कटीलेपन यानी नोक का अवलोकन करता हूं और उनको इशारा करते हुए मेरी जीभ मेरे खून के प्रत्येक कण यानी मेरे जो ब्लड है, मेरे जो ब्लड के अणु है, एटम है, प्रत्येक कण यानी एटम इस मिट्टी और इस हवा से बनी है और बना है। मेरे माता पिता यहीं पर जन्म लिए हैं, उनके माता पिता भी यहीं पर जन्म लिए हैं और उनके भी माता पिता यहीं पर जन्मे हैं। आज मैं 35 वर्ष की आयु की पूरी तरह से स्वस्थ हूं और इस चीज को मैं मानता हूं। उसका कहना है कि भाई मैं अपने आप को, अपनी आत्मा को क्या करता हूं, आनंदित देता हूं और खुद को गाता हूं, आमंत्रित करता हूं और इधर उधर घूमता हूं फिरता हूं और घास के नकीरों के कांटेपन जिसको बोलते हैं उस नोकों की तरह यानी वो अपने महसूस करता है कि उस तरह खिलता हूं। जैसे गर्मी के समय में जो घास बारिश होती है उस समय वो घास खिलती है, नोकीले की तरह चमकती है और हरा भरा रहता है। उस तरह की बात करता है कि अवलोकन करता हूं, उसी तरह की मैं उत्साहित महसूस करता हूं और जिस प्रकार मेरी जीभ है, मेरे खून के प्रत्येक कण है, उसी तरह आपका भी है। इस मिट्टी और इस हवा से बना है, जो हमारे देश की मिट्टी है, जो हमारे देश की हवा है, उनसे मेरी बना है और मेरे माता पिता भी यहीं पर जन्म लिए हैं। उनके माता, मेरे माता पिता के भी माता पिता यहीं पर जन्म लिए हुए हैं और उनके भी माता पिता यहीं पर जन्मे हैं। आज मैं 35 वर्ष की आयु की पूरी तरह से स्वस्थ हूं, यानी मैं 35 वर्ष का हूं और आज भी मैं 35 वर्ष का हो गया हूं और क्या हूं, आज मैं आनंद लेता हूं, खुश करता हूं, अपनी आत्मा को क्या करता हूं, दावत देता हूं। फिर आगे कहते हैं हमारे वर्ल्ड विटमैन क्या कहते हैं, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मुझे उम्मीद है कि मृत्यु तक स्वस्थ नहीं रहूंगा। यानी अक्सर दुनिया में जितने भी व्यक्ति आए हैं, क्या वो जीने के लिए आए हैं, हमेशा के लिए नहीं। उसको एक दिन मरना है, तो वो उसको पता है कि अगर मैं इस तरह से अपनी लाइफ का फुल मजे ले रहा हूं, आनंद ले रहा हूं, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी हमारे ईश्वर ने दिया, हमारे भगवान ने दिया, तो हम इसको क्यों छोड़े। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मेरे पूर्वज भी क्या हो गए, मर गए नहीं है, कोई बचे हुए। इसीलिए मैं खुद व खुद गाता हूं, आनंद लेता हूं, घूमता हूं फिरता हूं, मजे लेता हूं, मजे करता हूं। इस तरह से वो बात करते हैं। आगे फिर बात कर रहे हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स। इस तरह आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस पर ज्यादा जोर दिया है। इन अवेयंस retrying back a well sufficed at what they are but never forgotten, यानी पंथों और धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानता हूं। यानी वर्ल्ड विथमैन ने यह कहा कि जो लोग पंथ यानी जिसको बोलते हैं क्रीड, जो जाति भेदभाव धर्म को लेकर लोग पड़े रहते हैं, मैं उनको नहीं मानता हूं। अर्थात लोगों के विचार में इग्नोर कर देता हूं, लोगों की जो विचार है, लोगों की जो राय है और इसको लेके विवाद करते, मैं उनको नहीं मानता हूं। थोड़ी देर के लिए उसे भूल जाओ जो तुम सोचते हो, अर्थात तुम अपनी विचार को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जो तुम सोचते हो उसको भूल जाओ, जो तुम्हारे लिए काफी है, लेकिन तुम उसे नहीं भुला सकते हो। जो तुम भूल जाओ उसे भुला दो, लेकिन तुम उसे नहीं, वेल सफिस्ट वेट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, लेकिन उसे भुला नहीं सकते हो। तो इन चीजों को उसने ये फोकस किया, उसने ज्यादातर कि हमें धर्म पर ज्यादातर फोकस नहीं करना है, जो हम आनंद ले सकते हैं अपनी लाइफ का, जो अपनी जो प्रकृति का नेचुरली हम उसको आनंदित ले, लेकिन हम उसको मतलब पूरी तरह से हावी नहीं हो जाए, उनको लेकर हम धार्मिक मतलब विवाद पैदा नहीं करें। इन चीजों के बारे में भी वो बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि हमारे वर्ल्ड विटमैन आई हर वर्ड फॉर गुड और बैड, और उसने कहा आई हर वर्ड फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड। हैजर्ड का मतलब होता है खतरा, डेंजर जिसको बोलते हैं। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, क्या कह रहा, नेचर की बात उसने बोल ही दिया, विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। मैं अच्छे और बुरे के लिए मानता हूं, मैं स्वयं को प्रत्येक खतरा
पर बोलने की अनुमति देता हूं। स्वभाव को बिना किसी जांच के वास्तविक ऊर्जा के शांत बहने दो। यानी उसका कहना है कि जो रियल है, नेचर है, उनके विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यानी जो प्रकृति की जो वास्तविकता, उनके बिना हमारे एनर्जी नहीं हो सकता है। उनकी आनंद लो, यानी प्रकृति की आनंद लेने की बात करता है और खुद व खुद खुश होने की बात करता है, आनंद होने की बात करता है। आगे बात करते हैं और हमारे क्वेश्चन की बात करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स की बात करेंगे। तो इन जो हमने पोएम को पढ़ा, इस पोएम में क्या दिया हुआ है, इस बात को लास्ट में उसने कहा, मैं अच्छे और बुरे के लिए मानता हूं। अच्छा और बुरा है, ऐसे ही है, लेकिन मैं स्वीकार भी करता हूं एवरी हैजर्ड में, हर एक खतरे की बात करता हूं, बोलने की कोशिश करता हूं, उसके ऊपर बोला जाए। लेकिन नेचुरली प्रकृति जो है, उनके बिना हमारी ओरिजिनिटी नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो उनको भी आप फॉलो करो और प्रकृति का मजा लो, प्रकृति से खूबसूरती का मजा लो और घूमो, मौज करो, ऐश करो, गाओ फिरो। इस तरह की वो बात करते हैं और दुनिया की धार्मिक आस्थाओं में आपको उससे रोकते हैं, भेदभाव करने के लिए रोकते हैं। इस बात को समझ आया किसने? ये वॉल्ट विटमैन ने। अब वॉल्ट विटमैन की जो कहानी है, पोएम है, उनके बारे में हम लोग ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बात करते हैं, जो आपके बुक में है, जो आपकी किताब में है, रेनबो बुक में है। Read the following sentences and write T for true and F for false statement। इनके बारे में हम लोग को देखना है। तो वो क्या कहते हैं? The poet enjoy himself and sings for the self। यस, ट्रू है, यानी ट्रू है। The speaker is different from others। नहीं भाई, ये दूसरे से अलग नहीं है, सब एक जैसा है, सब एक जैसे बने हुए हैं। तो ये भी क्या आपका ट्रू है। द पोएट डिस्कस नेचर ब्यूटी। नहीं, ये जो पोएट है यानी वॉल्ट विटमैन है, नेचर की जो प्रकृति की जो खूबसूरती है, सुंदरता है, उनको वो नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, उनको एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं। जो उनकी सुंदरता है, उन सुंदरता का मजे उठाइए, लुत्फ उठाइए, इस प्रकार से वो बात करते। तो ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो इस बात को समझ लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग, एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। ये ट्रू है, ये सत्य है। ये आपका वर्ल्ड विटमैन कहते हैं कि जो हमारे संसार में, हमारे पृथ्वी में जो भी व्यक्ति है, उनकी ब्लड, उनकी जो एटम है, उनकी अणु जो है, वो क्या है? सेम है। तो हम जिस तरह से हम आनंद लेते हैं, आप भी उसी तरह से आनंद लो ना भाई। इसी तरह से वो बात करते हैं। आगे बात करते हैं क्या? द पोएट इज एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट। नहीं, ये भी क्या है? फॉल्स है, ये भी आप नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं, द पोएट हैज ओवरकम हिज ग्रीड। क्या? यस, वही जो पोएट है, उनकी जो लालसा है, उनकी जो लालच है, उन पर वो काबू पा लेता है। यानी जो इंसान की जो लालच है, उन पर वो काबू पा लेता है। इस तरह से वो बात करते हैं कि अपने यहाँ पर इस पोएम में राइटर जो है, यानी जो वर्ल्ड विटमैन है, अपनी ग्रीड पर, अपनी लालच पर वो काबू पा लेता है। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे क्या है? क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी संक्षेप में इसका उत्तर दे। हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम? इस पोएम में, इस कविता में कौन है आपका स्पीकर? स्पीकर यानी जो लिखा, यानी जो बोलने वाला है, जो लिखने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीकर। वॉल्ट विटमैन इज द स्पीकर इन दिस पोएम। तो इसका आंसर हो गया ए। अब बात कर, हाउ ओल्ड इज ही? यानी आपको पूछा जाएगा कि वॉल्ट विटमैन इस पोएम में कितने साल के थे? द पोएट वॉल्ट विटमैन वाज 37 ईयर्स, यानी 37 साल के थे। किसमें? इस पोएम में। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस? यानी व्हाई, यानी इसने जो वॉल्ट विटमैन ने इस पोएम में यू को 2 बार क्यों यूज किया? द स्पीकर यूज्ड यू ट्वाइस टू प्रेज वन ए सिमिलरिटी ऑफ ब्लड। यानी ये जो ब्लड का जो सिमिलरिटी है, जो बराबरी है, आप में जो ब्लड का जो सिमिलरिटी है और मुझ में भी क्या है? एटम जो है, पूरे ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स जो हमारे प्राणी है, उनमें क्या है? सभी में सेम है। इसीलिए इसने कहा यू ट्विस्ट, यानी 2 बार उसने यूज किया। व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी? जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम का लाइन है। क्या बोल रहा है? नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। बाय दिस लाइन द पोएट मीन दैट ही बिलीव्ड इन गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यानी जीवन की जो 2 पहलुएं हैं,
वो बैड और गुड दोनों को वो क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। अरे बुरा और अच्छा होता है कि नहीं, बुरा और अच्छा होता है, वो दो पहलू हैं हमारे इंसान की। एंड ही वांटेड टू टेल अबाउट एवरी डेंजर, यानी हमारे हमें कहना चाहते हैं, हमें क्या कहना चाहते हैं, एवरी डेंजर यानी प्रति एक जो खतरा होते हैं उनके बारे, एंड फियर उनके जो डर होते हैं, विच ही होप टू एक्वायर थ्रू नेचर विदाउट चेकिंग अनरेस्ट्रिक्टेड नेचर एंड ओरिजिनल एनर्जी। यानी वो जो कहना चाहते हैं कि ये जो रियलिटी है, जो वास्तविकता प्रकृति की, उनके बिना हमारा एनर्जी नहीं है, उनको उनसे वो रोकने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उनका मजे लेने के लिए बोल रहे हैं, उनका लुत्फ उठाने के लिए बोल रहे हैं। आगे की क्वेश्चन करते हैं हम लोग, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम का जो वर्ल्ड विथमैन ने लिखा, थीम क्या, थीम कहने का मतलब जो इनका मकसद क्या है इस पोएम को लिखने का। भाई कोई भी चीज लिखा जाता है तो बिना मकसद का कुछ नहीं होता, क्या उसका मीनिंग होना चाहिए, उसका सेंस होना चाहिए। तो उनका कहना है क्या, द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ग्लोरीफाइड द सेल्फ, यानी अपने आप को खूबसूरती बनाने के लिए क्या बोलते हैं, बॉडी एंड सोल, आत्मा और शरीर को, द पोएम वांटेड टू एम्फेसिस, यानी पोएम में, इस पोएम में क्या जोर देना चाहते हैं, ऑन द आइडिया ऑफ द सेल्फ, यानी खुद को, विचार को वो ज्यादा एम्फेसिस करना चाहते हैं, जोर देना चाहते हैं क्या, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ विद अदर सेल्फ, यानी जो खुद के लिए वो परिचित करते हैं तो दूसरे के लिए भी परिचित करते हैं। एंड द पोएट्स रिलेशनशिप विद द एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड द यूनिवर्स, जो हमारे इस संसार में इस एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि नेचर की जो एलिमेंट्स है, जो एटम है, उनसे वो रिलेशनशिप को जोड़ते हैं प्रकृति की नेचर के साथ, यानी नेचर मतलब प्रकृति के साथ, और इस यूनिवर्स में हम, पृथ्वी में हम सारे बना हुए हैं, उनके साथ वो क्या करते हैं, संबंध को जोड़ते हैं और इस पोएम को आगे वो बताते हैं। अब बात करते हैं आगे की क्वेश्चन, हाउ डज द स्पीकर एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू। आंसर, यानी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या, द स्पीकर एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन मी एंड यू बाय सेइंग यू एंड मी as equals, because according to the poet every atom which belong to the poet me, यानी जो मुझसे जो संबंध है उससे भी आपसे भी वो क्या मिलता जुलता है, सारा सेम है, जो ब्लड की, जो खून की जो एटम है, यानी वो सेम है, इसलिए मी एंड यू का प्रयोग करते हैं। बिलोंग टू अदर ह्यूमन, और दूसरे ह्यूमन में भी, दूसरे मानव में भी वही चीज है, बीइंग्स यू एज वेल, यानी साथ साथ आपका भी और मेरा भी। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, आगे क्या क्वेश्चन, क्या, व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर, यानी वो समर में, गर्मी में वो क्या महसूस करते हैं, ही ऑब्जर्व ये स्फीयर ऑफ ग्रास इन समर। मैंने आपको बताया कि जो समर की, गर्मी के समय की जो धूप की जो घास है, उन घास के नुकीलों से वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको फील करते हैं, महसूस करते हैं और उसका आनंद लेते हैं, और कहते हैं व्हाट हैज फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड, यानी वो उसकी जो ब्लड है किससे बनी हुई है, द पोएट वर्ल्ड विट मैन was the speaker of the poem and his blood was formed from the soil, यानी उसी मिट्टी से, उसी हवा से, and birth place, यानी जो जन्म है उसी जगह पर उनका जन्म हुआ, he was living in, और उसी जगह पर वो रह भी रहे हैं, इसीलिए उनका कहना है कि उसकी वो जो बनाया गया है उसी पृथ्वी, उसी जमीन से, उसी एयर से। तो भाई मेरे अंदर जो उस हवा है तो आपके अंदर भी वही है, मेरे अंदर जो खून है, ब्लड है, वो आपके अंदर भी है। तो आज मैं यहीं से समाप्त करता हूं। आगे अगर आपको सच में मेरी वीडियो को अगर पसंद आया तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे।